हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपकी लगातार जो होमगार्ड की यानी सीरीज चलाई जा रही है उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप यानी उस वीडियो को सभी को जरूर देख लें। पहला प्रश्न है आपका, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए दरबार का आयोजन किया गया। यही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। आपका ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन ऑप्शन आपका बी कलकत्ता यानी कोलकाता, ऑप्शन आपका सी मैसूर, ऑप्शन आपका डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा यानी डी दिल्ली। इसमें 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और यह घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो आपकी दिल्ली में कब? तो 1911 में। कब घोषणा की गई थी? 1911 में ये घोषणा की गई थी। और यहाँ पर यानी जो दिल्ली में दरबार लगा था इसमें कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम आया था। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773-1911 की राजधानी थी? ऑप्शन आपका ए यानी दिल्ली, ऑप्शन आपका बी लखनऊ, ऑप्शन आपका सी कलकत्ता, ऑप्शन आपका डी यानी बॉम्बे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी कलकत्ता। इनमें से कौन सी भारत ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका है यानी कलकत्ता थी। और आपको बता दें कि 1773 से यानी 1911 तक कौन राजधानी रही? तो आपकी कलकत्ता रही थी, जो आपके यानी कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है ये? तो पश्चिम बंगाल में। और ये किसकी राजधानी रही? तो ये आपकी यानी राजधानी अभी जो आपका ये कलकत्ता है ये आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और ये यानी भारत की राजधानी रही थी आपकी कब? तो 1773 से 1911 तक। साथ के साथ आपको बता दें कि इस समय यानी जब 1773 में यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? तो गवर्नर जनरल था। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी दिल्ली दरबार लगा था तो ये 1911 में लगा था। तभी घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से अब दिल्ली यानी भारत की राजधानी होगी। जो यानी भारत की राजधानी दिल्ली बनी वो आपकी 1912 में बनी। कब बनी? 1912 में बनी। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ऑप्शन आपका ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन आपका बी हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन आपका सी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन आपका डी लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन आपका सही है यानी कौन सा? तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला रखी। ये भी आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन गई। कब बनी थी? तो 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बन गई थी, जो कहाँ से? कलकत्ता से यानी दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। तो ये 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बन गई थी। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? ऑप्शन आपका ए 1910 में, ऑप्शन आपका बी 1908 में, ऑप्शन आपका सी 1911 में, ऑप्शन आपका डी 1914 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी यानी 1911 में। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया?
तो 1911 में बनाया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से यानी लागू हुआ। 1 अप्रैल 1912 को क्या बनी? दिल्ली यानी राजधानी, नई दिल्ली राजधानी बनी। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। कब बनी? तो 1 अप्रैल 1911 को आपकी 1911 में ये राजधानी बनी, और 1 अप्रैल 1912 से ये यानी आपकी पूरी तरह से दिल्ली यानी जो है वो आपकी राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 5। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ऑप्शन आपका ए बम्बई, ऑप्शन आपका बी मद्रास, ऑप्शन आपका सी कलकत्ता, ऑप्शन आपका डी मैसूर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी कलकत्ता। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। और आपको बता दें कि हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। कब? 1910 से 1916 के शासनकाल में यानी कलकत्ता से कहाँ पर राजधानी स्थानांतरित हुई थी? तो आपकी दिल्ली हुई थी। तो ये भी आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना रहेगी। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन आपका ए इंडिया गेट, ऑप्शन आपका बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन आपका सी विक्टोरिया टर्मिनस, ऑप्शन आपका डी गेटवे ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा में यानी की याद में सन 1911 कब यानी जो यानी 1911 में यानी जो यात्रा हुई थी, क्या हुई थी? यात्रा हुई थी भारत में। तो उस समय क्या बनाया गया? तो आपको बता दें ऑप्शन आपका डी गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। और आपको बता दें गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में। किसमें है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर है। तो ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई में है, और ये काफी यानी प्रसिद्ध है। और ये यानी किस पर बना हुआ है? तो समुद्र तट पर, समुद्र तट पर। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी जयपुर में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका ए मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और आपको बता दें ये मुंबई यानी कहाँ पर? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये स्थित है। और ये किस पर? समुद्र तट के किनारे। कहाँ पर? समुद्र तट के किनारे ये स्थित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन बी मातंगनी हाजरा, ऑप्शन आपका सी एनी बेसेंट, ऑप्शन आपका डी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो एनी बेसेंट है। कौन है? तो एनी बेसेंट है। और आपको बता दें कि 1915 और 1916 कब? 1915 और 1916 को कब? 1915 से 1916 को दो होम रूल लीग। कितनी? दो होम रूल लीग दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। कितनी? दो की। एक आपकी पुणे होम रूल लीग, और दूसरी कौन सी? तो आपको बता दें पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और आपको बता दें दूसरी जो की थी
मद्रास होम रूल लीग किसकी? मद्रास होम रूल लीग। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो मद्रास होम रूल लीग की थी एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने की थी। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी और साथ के साथ समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहा करेगी, जिससे आप तुरंत देख पाया करेंगे। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपका ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, यानी सी एनी बेसेंट। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी होम रूल लीग की संस्थापना, यानी किसने की थी? तो ये यानी एनी बेसेंट ने की थी। और आपको बता दें कि ये आपका यानी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो आपकी होम रूल लीग तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी, ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वशासन यानी स्वशासन स्वशासन प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? स्वशासन प्राप्त करने के लिए ये आपकी यानी बनाई गई थी। और साथ के साथ आपको बता दें 28 अप्रैल 1916 में, कब? 28 अप्रैल 1916 में आपकी यानी जो पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो वो आपकी किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपको बता दें, और जो 1916 में की गई थी आपकी यानी किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और आपकी एक और जो की गई थी होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में, कब? सितंबर 1916 में। तो ये मद्रास में किसने, यानी मद्रास कहाँ पर? अड्यार में की गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये आपकी की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पर? अड्यार में। अड्यार में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी अतिवादियों की, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी ब्रिटिश राज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1915 और 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई थी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ के साथ आपको बता दें कि 1915 और 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? एक सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। क्या करना था? स्वराज की प्राप्ति करना था। किसका? तो ये आपका यानी जो ये स्थापित की गई थी होम रूल लीग इसका। और साथ के साथ आपको बता दें इस आंदोलन में यानी इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। किसकी नहीं थी? शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन आपका ए बंगाल विभाजन 1905, ऑप्शन आपका बी बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी 1908, ऑप्शन आपका सी रॉलेट एक्ट 1919 का पारित होना, ऑप्शन आपका डी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा
वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका ए, यानी बंगाल विभाजन 1905। भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो आपका बंगाल विभाजन 1905 था। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी आंदोलन हुआ था जिसने देश की जनता में असंतोष और विरोध की ज्वाला प्रज्वलित की। क्या की? असंतोष और विरोध की ज्वाला प्रज्वलित की। साथ के साथ आपको बता दें तथा ये राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित किया। किसको? राष्ट्रवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा को क्या किया? प्रेरित किया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है, तो आपसे ध्यान रखें। साथ के साथ जो ये बंगाल विभाजन हुआ था उस समय अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, फूट डालो राज करो। क्या था? फूट डालो राज करो, ये उद्देश्य था। तो किसका था? तो ये आपका यानी अंग्रेजों का था। और ये कब? तो आपका 1905 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा यानी कहां पर? बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। ऑप्शन आपका ए 1961, ऑप्शन आपका बी 1906, ऑप्शन आपका सी 1910, ऑप्शन आपका डी 1914। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका यानी बी 1906 में। श्री अरविंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए? तो आपको बता दें तो 1906 में चले गए थे। और इन्होंने क्या किया था? तो ये वहां पर चले गए और वहां पर शीघ्र ही वो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने। क्या बने? यानी प्रमुख नेता बने। और साथ के साथ आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी विचार और कार्यों से आतंकित थी। अतः 2 अप्रैल यानी 2 मई 1908 को 2 मई 1908 को 40 युवकों 40 युवकों को के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? ऑप्शन आपका ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी गरिमा मेला, ऑप्शन सी पीर अली खान, ऑप्शन डी कन्हैया मणिकलाल मुंशी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ए बिपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल को यानी वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। और आपको बता दें कि जो अरविंदो द्वारा यानी क्या रचित यानी अरविंदो द्वारा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम संपादित एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। क्या था? एक यानी अंग्रेजी समाचार पत्र था। और इस पत्रिका ने राष्ट्रवादी पार्टी के एक मुख्य पत्र के रूप में देश के लिए काम किया। क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त सभा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? ऑप्शन आपका ए यानी अभिनव भारत, ऑप्शन आपका बी गदर पार्टी, ऑप्शन आपका सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन आपका डी अनुशीलन समिति। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है, ऑप्शन आपका ए अभिनव भारत। अभिनव भारत के द्वारा यानी दामोदर सावरकर ने गुप्त सभा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया। साथ के साथ आपको बता दें कि विनायक दामोदर द्वारा 1904
1904 में इसका यानी क्या की, तो इसकी स्थापना की कब? 1904 में इसकी स्थापना की थी। और ये संगठन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, इसके सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से यानी सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उस उद्देश्य से ये स्थापित किया गया। क्या? अभिनव भारत। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरमपंथियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपका ए पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज प्राप्त करना, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार लाना, ऑप्शन सी विधान परिषदों का विस्तार करना, ऑप्शन डी भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी पूर्ण स्वतंत्र यानी स्वराज प्राप्त करना। क्या था? पूर्ण स्वतंत्र यानी प्राप्त करना। और आपको बता दें जो ये पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज प्राप्त करना ये यानी जो उद्देश्य था ये क्या था? तो आपको बता दें कि इसके कारण यानी स्वतंत्रता की यानी वकालत करते थे। क्या करते थे? एक इसमें जैसे गुट था, जो भीतरी एक गुट था जो ब्रिटिश शासन का, इसका जो आपका यानी उग्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर का एक क्या था? गुट था। क्या था? एक गुट था जो यानी क्या करता था? वकालत करता था स्वतंत्रता की। किसकी? स्वतंत्रता की वकालत करता था। और उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के यानी खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 1950 में निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए? ऑप्शन आपका ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन आपका बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन आपका सी जगजीवन रामाचार्य, ऑप्शन आपका डी जॉन मथाई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए गुलजारी लाल नंदा। 1950 में निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए? तो गुलजारी लाल नंदा हुए। और आपको बता दें कि 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को यानी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। तो ये कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को, जिसमें गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे? यानी गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नीति आयोग का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो नीति आयोग है जिसकी यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी आपको बता दें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। उसके बाद आपको बता दें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी क्या है? तो आपकी यानी फुल फॉर्म है किसकी? नीति आयोग की, जो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य यानी होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में 4 सदस्य होते हैं।
तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1950 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 1950 में। कब भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1950 में हुआ। डेट क्या थी? 15 मार्च 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2000 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो 2014 में किया गया। कब भंग किया गया? तो 2014 में इसे भंग किया गया। और आपको बता दें कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। और जो योजना आयोग है इसकी जगह पर 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कौन आ गया? यानी नीति आयोग आ गया किसकी जगह पर? तो योजना आयोग की जगह पर। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 20, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपका ए अनिताम कांत, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी आपका अरिंदम पनगड़िया, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नीति आयोग के या योजना आयोग के जो अध्यक्ष आपके रहते हैं वो आप भारत के प्रधानमंत्री कौन? भारत के प्रधानमंत्री क्या रहते हैं? तो इसके यानी अध्यक्ष रहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यानी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यानी यूपी होमगार्ड एग्जाम में फॉर्म भरा है जिन्होंने भी, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। किस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है? साथ के साथ एक चीज आप ध्यान रखा करें कि जैसे कोई प्रश्न है तो आपको उसका उत्तर यदि आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करें, और यदि आपको जैसे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, साथ के साथ आपको बता दें कि ये जो भारत के यानी क्या होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आपका ए, यह सहकारी संभववाद के लिए एक मंच है। ऑप्शन आपका बी, वह भारत के एक प्रमुख थिंक टैंक के लिए रूप में काम करता है। ऑप्शन आपका सी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। ऑप्शन आपका डी, नीति का अर्थ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका यानी सी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई। ये क्या है कि गलत है, यानी इन ऑप्शनों में। और ये आपको बता दी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को ही। और आपको बता दें यह यानी सहकारी संभाववाद का एक लिए यानी संभाववाद के लिए एक मंच है। और वह यानी भारत का प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और नीति का अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नीति आयोग द्वारा यानी वुमेन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? ऑप्शन आपका ए 2015 में, ऑप्शन आपका बी 2017 में, ऑप्शन आपका सी 2016 में, ऑप्शन आपका डी 2014 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी 2016। नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो 2016 में शुरू किए गए थे। और आपको बता दें कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये इसकी जो स्थापना वो आपकी 2016 में हुई। और ये दिया क्यों जाता है? तो यह पुरस्कार देश भर की महिलाओं
देश भर की महिलाओं के उद्यमियों को, यानी देश भर की महिला उद्यमियों को अलग पहचान देने के लिए स्थापित किया गया। अलग पहचान देने के लिए स्थापित किया गया। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपका ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के यानी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते। और साथ के साथ बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। और ये यानी ना ही संवैधानिक निकाय और ना ही संवैधिक निकाय, ये राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। इस तरह का है कार्यकारी निकाय, क्योंकि ये आपका पूछ लिया जाता है तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। ना तो ये किस तरह का है? संवैधानिक है, न संवैधानिक और ना ही संवैधिक। ये आपका किस तरह का है? तो ये आपका है यानी किस तरह का? तो कार्यकारी निकाय है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, नीति आयोग के मुख्यालय नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका ए जयपुर में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब इसमें जो आपके पॉइंट है वो आपको अच्छे से बता दें कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर, योजना आयोग की जगह पर। उसके अलावा आपको बता दें कि योजना आयोग की कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? यानी भारत के प्रथम ये प्रधानमंत्री भी थे। तो इसलिए ये क्या थे? तो ये यानी भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, क्योंकि ये बार बार इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि योजना आयोग का गठन वर्ष 1946 में गठित 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर इसका गठन हुआ था। किसका? तो योजना आयोग का। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 26, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1965।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी 1952 में। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1952 में हुई थी। साथ के साथ आपको बता दें कि ये 1952 में यानी कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 में। कब? 6 अगस्त 1952 में हुई। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये अपने आप ही काफी यानी महत्वपूर्ण यानी आयोग है और काफी यानी महत्वपूर्ण ये यानी आपका यानी आयोग है। तो इसे जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी आपकी केसी नियोगी की संस्तुति पर ही ये यानी गठित हुई क्या? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन बी संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन सी संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006, ऑप्शन डी संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम 2003। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी 91वां संविधान संशोधन 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 में। और ये साथ के साथ अनुच्छेद यानी किसमें? तो अनुच्छेद 75 में ये कहा गया था कि जो लोकसभा सदस्य होंगे उसकी कुल संख्या का 15%, कितना? 15% से अधिक यानी क्या नहीं होगी? तो मंत्री परिषद नहीं होगी। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक ही बात कहेंगे कि आपकी ये जो मेहनत है, जो आप ये इतना प्रयास कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत जल्द ही सफल होने वाली है। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता मिलती ही है। तो आप ऐसे ही मेहनत करें और आप यानी अपने एग्जाम में एक दिन जरूर अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे ही एग्जाम आएगा आपका सबसे टॉप स्कोर होगा क्योंकि मेहनती अभ्यर्थी हमेशा सफल होते हैं। तो इसलिए आप यानी अच्छे से ऐसी मेहनत करते रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको सही और सटीक जानकारी ऐसी मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपकी यानी वीडियो लगातार आपके एग्जाम तक चलती ही रहेंगी, इसलिए लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने में मदद की? ऑप्शन ए 64वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 63वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी 73वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने की मदद की? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा 73वें संविधान संशोधन। कौन से संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। आपको बता दें 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपका 1992 में हुआ। कब? 1992 में हुआ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। किसके कार्यकाल में? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये प्रभावी हुआ। और ये यानी संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा और वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए, किसके लिए? संवैधानिक 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 स्तुति, उसके अलावा और क्या? संवैधानिक स्तुति और सुरक्षा और उसके अलावा और क्या? तो वित्तीय अधिकार के लिए ये यानी संशोधन हुआ। और ये आपका यानी कौन सी यानी भाग में है?
और ये आपको बता दें तो ये आपका भाग यानी किसमें है, तो भाग 9 में, इसमें भाग 9 में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पंचायत के नाम से, यानी किसी, तो यानी जो भाग 9 है इसे किस नाम, क्या नाम दिया गया, तो पंचायत। साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें यानी ये यानी किस अनुसूची की बात कर लें तो 11वीं में, 11वीं अनुसूची में है। और इसमें जैसे आपके अध्याय की बात कर लें तो 19 है, कितने, तो यानी 29 है। तो ये आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधान युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था? ऑप्शन आपका यानी दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 57। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ए 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित के यानी प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी जैसे गोवा को बनाया गया तो ये यानी इसमें जब बनाया गया तो कितने सदस्य थे, तो 30 सदस्य, कितने 30 सदस्य यानी गोवा के लिए क्या, तो विधानसभा युक्त, यानी किस तरह से, विधान सभा युक्त जिसमें 30 सदस्य। और आपको बता दें पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किए गए। और साथ के साथ आपको बता दें वर्तमान की बात कर लें तो दादरा दादरा और नागर हवेली यानी नगर हवेली, दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव एवं दमन दमन और दीव को मिलाकर एक यानी क्या बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भी यहाँ पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी असम। मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो असम में है। और आपको बता दें कि जो ये मांजुली द्वीप है इसको विश्व का सबसे सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है, नदी द्वीप माना जाता है। और यह असम की वैष्णव असम की वैष्णव संस्कृत असम की वैष्णव संस्कृत और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। क्या है, का केंद्र है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने यानी साथ के साथ इन प्रश्नों को लिखते जाएं और इनके आंसर को साथ के साथ जो ये हम डिटेल बता रहे हैं इसे भी आप लिखते जाएं। और आपको बता दें विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप तो कौन सा है, तो आपका उमानंद है। कौन सा है, उमानंद है। तो ये भी आपका कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ यानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे और भी विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। किस तटीय मैदान को हेक्सोडेल्टीय क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? ऑप्शन आपका ए उड़ीसा का तटीय मैदान, ऑप्शन आपका बी कर्नाटक का तटीय मैदान, ऑप्शन आपका सी आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, ऑप्शन आपका डी तमिलनाडु का तटीय मैदान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा
वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी ओडिशा का तटीय मैदान। कौन सा? यानी ओडिशा का तटीय मैदान हेक्साडेल्टीय क्षेत्र या छह नदियों का उपार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छह नदियों का उपार कहा जाता है। साथ के साथ आपको बता दें इसे उत्कल, क्या उत्कल, क्या उत्कल, उत्कल, उत्कल का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल का मैदान भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि वो छह नदियां कौन सी हैं। तो पहली महानदी, महानदी है। दूसरी वैतरणी, वैतरणी है। तीसरी कौन सी है? तो आपकी स्वर्ण रेखा। कौन सी? स्वर्ण रेखा है। उसके अलावा आपकी और कौन सी है? तो आपकी यानी अगली है वो आपकी है ऋषि कल्याण। कौन सी? ऋषि, ऋषि कल्याण। उसके अलावा और कौन सी है? तो आपकी वंशधारा, वंश यानी धारा। उसके अलावा आपकी यानी ये जो मेन यानी नदियां वो कौन कौन सी? महानदी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, ऋषिकुल्या, वंशधारा। आपकी ये नदी है जिन जो मतलब आपकी यानी छह नदियों में आपकी हैं। कौन कौन सी हैं? और एक और आपकी है वो आपकी है ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी। तो ये भी आप ध्यान रखें। आपकी कुल हैं वो छह नदी हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? हेक्साडेल्टीय, जो उड़ीसा का तटीय मैदान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तटीय मैदान पर स्थित हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह का, ऑप्शन बी रामेश्वरम द्वीप का, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप समूह का, ऑप्शन डी मांजुली द्वीप समूह का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी अंडमान द्वीप समूह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह किस द्वीप का हिस्सा है? तो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। आपको बता दें कि जैसे भारत के यानी इस तरीके से यानी मैप में क्या है कि जो भारत का ये मैप है तो इधर की साइड क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आपका एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? अंडमान निकोबार है। क्या? अंडमान निकोबार है। और यहीं पर क्या है? ये आपका यानी यहीं पर क्या है? तो यानी आपका क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी है। कहाँ पर? तो ये आपका इधर की साइड है जो भारत के एक तरह से यानी ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि जो ये द्वीप है ये यानी समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी अपने आप में काफी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत के कौन से द्वीप यानी द्वीप समूह जो मलक्का जलमंडलू के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? यानी किस कौन सा द्वीप समूह जो मतलब मलक्का जल संधि के यानी पास होने के कारण क्या है? यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें तो कौन सा है? तो आपका यानी है जो आपका है वो आपका है ऑप्शन आपका भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये आपका यानी किसके पास है? तो ये मलक्का जल संधि के पास है। और आपको बता दें आपको यानी बता दें कि जो ये आपका यानी जल यानी जो आपका यानी मलक्का जलमंडलू के ये यानी पश्चिम में है। कौन सा द्वीप? तो ये आपका यानी महत्वपूर्ण यानी है। उसके बाद बता दें कि यानी ये आपका एक और जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका समुद्री समुद्री सुरक्षा वाला द्वीप है। किस कौन सा वाला द्वीप है? ये समुद्री सुरक्षा वाला द्वीप है। और इसमें यानी क्या होता है? तो इसमें जैसे महत्वपूर्ण आपके जैसे जैसे कोई अभी कोई देश है तो जैसे अपने मतलब देश की तरफ कोई मतलब प्रॉब्लम करना चाहता है या कोई भी दिक्कत करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है। तो आपका इसके लिए यानी कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो किसके पास है? तो मलक्का जल संधि के पास है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। और ये आपका एक तरह से यानी समुद्री सुरक्षा द्वीप भी है। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कच्छ और काठियावाड़
तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी ए गुजरात में। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किसमें स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये दोनों तट गुजरात की लंबी तट रेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुजरात की एक लंबी तट रेखा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो ये आपके यानी कच्छ और काठियावाड़। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। और राज्य की भौगोलिक और आर्थिक यानी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? राज्य की भौगोलिक और आर्थिक और आर्थिक और आर्थिक यानी आर्थिक में यानी क्या निभाते हैं? तो आप यानी आर्थिक पहचान में क्या करते हैं? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? ऑप्शन आपका ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही ऑप्शन बी राजस्थान की। किसकी नहीं है? राजस्थान की नहीं है। और आपको बता दें किस किस राज्य की और कहां पर है? तो आपकी जैसे गुजरात है तो गुजरात की अरब सागर। उसके अलावा आपको बता दें गुजरात की कहां पर है? अरब सागर में है। और उसके अलावा और किसकी? तो आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा की। किसकी? आंध्र प्रदेश और क्या? उड़ीसा। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में है। जितने भी अभ्यर्थी जो यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मतलब यानी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे ज्यादातर पूछने के चांस रहेंगे। और हम जो ये डिटेल से करा रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा जो कार्ड है वो आपका ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका इसी तरह सीधे प्रश्न पूछा जाए। जो हम ये डिटेल से करा रहे हैं तो आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे गुजरात है तो गुजरात यानी किस जैसे सागर या किस यानी जैसे अ, जल के स्रोत से जैसे जल के यानी हिस्से में आता है। तो जैसे अरब सागर के यानी पास में ये पड़ता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जरूरी नहीं है कि आपका सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए, थोड़ा बहुत घुमा करके भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत की पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से यानी किस राज्य तक फैला हुआ है? ऑप्शन आपका ए गुजरात से केरल, ऑप्शन आपका बी उड़ीसा से कर्नाटक, ऑप्शन आपका सी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका डी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका सही हुआ डी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। भारत का पूर्व तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। और आपको बता दें जैसे कुछ महत्वपूर्ण जैसे डेल्टा है वो यानी कहाँ पर है? तो ये भी आपको बता दें। जैसे आपका है महानदी डेल्टा। कौन सा? महानदी डेल्टा। ये महानदी डेल्टा कहाँ पर है ये भी आपको बता दें। तो महानदी डेल्टा है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में है। ऐसे ही आपको बता दें गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा। तो गोदावरी डेल्टा कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। किस में है? आंध्र प्रदेश में है। और आपको एक और बता दें वो आपका कृष्णा का डेल्टा। कृष्णा का डेल्टा ये आपका कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। और आपका अगला है कावेरी डेल्टा। कौन सा? कावेरी डेल्टा है। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि
ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीधे यही पूछा जाए भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य में है या किस राज्य तक फैला हुआ है। आपसे हो सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि महानदी का डेल्टा कहाँ पर है, गोदावरी का डेल्टा कहाँ पर है, या कृष्णा का डेल्टा कहाँ है, या कावेरी का डेल्टा कहाँ है। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन आपका ए अंतरजालीय तटीय मैदान, ऑप्शन आपका बी ज्वारीय तटीय मैदान, ऑप्शन आपका सी उन्मज्जी तटीय मैदान, ऑप्शन आपका डी डेल्टा तटीय मैदान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए यानी अंतरजालीय तटीय मैदान। कौन सा मैदान, यानी अंतरजालीय तटीय मैदान। और आपको बता दें ये मैदान समुद्र में, ये मैदान समुद्र में समुद्र में धीरे 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 डूबते डूबते यानी डूबते हुए होते हैं, जिसे वे संकरे और खड़ी ढलान वाले होते हैं। कैसे होते हैं, यानी संकरे और खड़ी ढलान वाले होते हैं। कैसे होते हैं, संकरे और खड़ी ढलान वाले होते हैं। और इन क्षेत्रों में ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक रहता है। किसका प्रभाव अधिक रहता है, ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक रहता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में को किस प्रकार के यानी सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। ऑप्शन आपका ये चट्टानी तटीय, ऑप्शन बी उद्गामी तट, ऑप्शन सी जलमग्न तट, ऑप्शन डी वलित तट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी उद्गामी तट। भारत के पूर्वीय तट मैदान को किस प्रकार के यानी तट के रूप में जाना जाता है, तो आपका उद्गामी तट के रूप में। और आपको बता दें कि जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी जो घाट है पर्वत श्रृंखला और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसके बीच स्थित है, तो आपका यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के बीच ये स्थित है। और आपको बता दें यह उत्तर पश्चिम में बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक है। कहाँ तक है, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के खड़े यानी खंडों को सही ढंग से सूचीबद्ध करना यानी विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आपका ए कर्नाटक तट, पूर्वी तट और मालवा तट, ऑप्शन आपका बी कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालवा तट, ऑप्शन आपका सी यानी कोंकण तट, कोरोमंडल तट और भीमना तट, ऑप्शन आपका डी उत्तर सरकार तट और मालावा तट और कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालावा तट। भारत में पश्चिमी तटीय मैदानों के खंडों को सही ढंग से सूचीबद्ध करने वाला कौन सा है, तो कोंकण तट है, कर्नाटक तट है और मालाबार तट है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन आपका ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका बी गुजरात, ऑप्शन आपका सी महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका भी गुजरात की। द्वीपों को छोड़ करके भारत में सबसे ज्यादा यानी किसकी लंबाई है तटरेखा की, तो आपकी है गुजरात की है। साथ के साथ आपको बता दें यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, किसकी, केंद्र
शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका है अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आपको बता दें कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये आपका कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ इन राज्यों की राजधानी बता दें तो आंध्र प्रदेश की अमरावती है, अमरावती। उसका गुजरात की क्या है, तो गांधीनगर है, गांधीनगर। उसके बाद आपको बता दें महाराष्ट्र की क्या है, तो मुंबई है। उसके अलावा आपको बता दें तमिलनाडु की क्या है, तो चेन्नई है, क्या है, चेन्नई है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आपको राज्य और आपके राज्य की राजधानी आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपको राज्य और राज्य की राजधानी नहीं आएगी तो आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यानी उन प्रश्नों को करके नहीं आ पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप राज्य और राजधानी को भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि हम साथ के साथ इसलिए बताते हुए चलते हैं कि आपकी यदि राज्य और राजधानी यदि आपके एग्जाम बाई चांस पूछा गया तो आप यानी आसानी से अपने एग्जाम में इस तरह का प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए हम ये सोचते हैं कि आपको ये भी साथ के साथ बताते हुए चलते चलें, जिससे आप यानी अपने एग्जाम में इस तरह का यदि कोई प्रश्न पूछा जाए या आए तो आप आसानी से कर पाए। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आपकी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। किस तरह की वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, और ये आपकी यानी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न यदि आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि यदि वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो आप यानी उस प्रश्न को अपने एग्जाम में छोड़ करके भी आ सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप एक प्रश्न को भी महत्व दें। यदि आप एक प्रश्न को भी महत्व देंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आप अपने यानी एक एक नंबर को भी ध्यान नहीं देंगे, ये सोचेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एक एक नंबर का भी महत्व होता है। जब एग्जाम होता है तो एक एक नंबर को भी वरीयता दी जाती है। जब आपकी कट ऑफ लगेगी और जिस अभ्यर्थी के 0.012 नंबर भी यदि कट ऑफ से कम हुए तो अभ्यर्थी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए एक एक नंबर को महत्व दें। आप प्रयास करें कि यानी पूरा वीडियो उस समय देखें जब आपके पास टाइम हो, ये ना कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख लें स्किप कर करके और आप पता चले कि उसमें कुछ ऐसे प्रश्न निकल गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी थे और बहुत ही यानी अच्छी नॉलेज वाले थे। तो आप ये गलती ना करें, प्रॉपर टाइम निकाल करके बैठ करके आप एक कॉपी और पेन साथ लेके बैठ के तब करें, जिससे आप यानी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप ये गलती करेंगे कि आप यानी ऐसे स्किप नॉर्मल कर करके देख के और पूरा वीडियो को खत्म कर दिया करेंगे और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से और प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके यानी यूपी होमगार्ड में, इसमें यूपी होम गार्ड में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो यूपी होम गार्ड है इसमें यानी आपकी जो जगह है वो 41,400 प्लस यानी वैकेंसी है, जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा यानी फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो एक तो जिले वाइज यानी आपकी जॉब रहेगी, दूसरा फैसिलिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है, और उसके अलावा यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम अपने घर के आसपास ही जॉब करें। इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसलिए आप अपनी कंपटीशन लेवल को समझते हुए अपनी तैयारी इस लेवल की करें कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ पाएँ। यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे और आप यदि अच्छे से अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप यानी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए अभी यानी आप लगातार अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और लगातार अपनी एग्जाम जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप यानी अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप अपने यानी दिमाग में एक चीज ही रखें कि मुझे यानी सफल होना है। मुझे मतलब अपना ये जो एग्जाम है इसमें इस तरीके से
यानी मेहनत करनी है कि जब तक यानी मेरा एक अच्छा स्कोर ना हो जाए तब तक मैं अपना दिन और रात मेहनत करता रहूँ। और लगातार आपको बता दें कि प्रॉपर यानी आपको सिंपल वे में और बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि कुछ नए अभ्यर्थी भी हैं, कुछ यानी पुराने अभ्यर्थी भी हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि नए अभ्यर्थी भी समझते चलें और पुराने भी समझते चलें, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे और जो भी अभ्यर्थी अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक अच्छा स्कोर उनके एग्जाम में हो और सफल हों। क्योंकि आपके सफल होने से हमें काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे जो अभ्यर्थी जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास मतलब ज़्यादा यानी चीज़ें नहीं है, वो अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार फ्री और आप यानी अच्छे से मेहनत करें तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आपके यानी एग्जाम में काफ़ी अच्छा यानी स्कोर भी ज़रूर होगा। लेकिन ये जभी संभव है जब यानी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत करते जाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम आपके साथ 24 घंटे सातों दिन मेहनत करें, क्योंकि 24 घंटे सातों दिन मेहनत करेंगे तो आपका यानी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। और यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो आपके साथ भी एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके लिए हम दिन और रात मेहनत करें, जो अपने यानी गोल यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि आप जैसे अभ्यर्थी सफल होंगे तो कम से कम ये तो सोचेंगे कि हाँ, हम सर ने हमारे पास ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन मेहनत करी और हमने भी मेहनत करी, आज हम सफल हुए। तो ये कम से कम आप सोचेंगे ज़रूर, इसलिए हम लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए हमने एक और नई सुविधा चालू की है कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी बना दिए हैं, जो आपके यानी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिन्हें आप जाकर के जॉइन कर लें, जिससे हम आपको पीडीएफ पीडीएफ और नोट्स या पीडीएफ और नोट्स भी दे पाएँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाली पीडीएफ भी भेज पाएँ, जिससे आप और मजबूत हों। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे योग्य और सक्षम अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाना। क्योंकि आप जैसे योग्य और सक्षम अभ्यर्थी बढ़ेंगे तो और भी समाज में सुधार होगा। यही हमारा उद्देश्य है कि आप जैसे योग्य और सक्षम अभ्यर्थियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, जिससे आप अपने परिवार को भी एक अच्छी मजबूती में ला पाएँगे, साथ ही साथ एक समाज में भी अच्छी यानी सोच पैदा कर पाएँगे कि जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, जो अभ्यर्थी दिनों रात लगे रहते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। चाहे आपके पास सुविधाएँ कम हो, लेकिन यदि आप योग्य हैं और यदि आप यानी सक्षम हैं, अच्छे यानी पढ़ने लिखने में अपना समय दे रहे हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो इसलिए हम आपके साथ दिनों रात मेहनत करने को तैयार हैं। आप भी मेहनत करें और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सफल होंगे तो हमें भी खुशी होगी कि चलो कम से कम हमने एक परिवार को एक अच्छी यानी खुशी दे पाई, जैसे उनके परिवार की एक अच्छी यानी जीवन यापन शुरू हो जाएगा। इसलिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और आप भी करें। लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ के साथ जो आपके साथ अभ्यर्थी जो आपके पहचान में हो या कोई भी हो जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन्हें अपने इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जोड़ें, जिससे और भी यानी अपने परिवार में लोग जुड़ेंगे तो और भी अपने परिवार का एक प्रोग्रेस होगा, साथ के साथ आपका कंपटीशन भी अच्छा हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी अभ्यर्थियों को अपने इस परिवार से जोड़ें। धन्यवाद।